स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। चलिए, हमने इसके पिछली वीडियो में आपको अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार बताए थे। संयोजन अभिक्रिया बताई थी, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी आदि सभी अभिक्रियाओं को बता दिया था। अब हमारा बचा है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन क्रिया अभिक्रियाएं, रिएक्शंस। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण व हाइड्रोजन का परित्याग किया जाता है या परित्याग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को त्यागा जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, ये देखिए हमारा क्या है? कॉपर है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? एक में मिल जाते हैं, यानी कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो यही जो ग्रहण करने की, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को क्या करता है? परित्याग करता है, हाइड्रोजन को छोड़ता है। इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन छोड़ेगा तो है नहीं, तो यहाँ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, पहला पुरुष का। तो ये क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा हमारा क्या है? CaU, कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को जब गर्म करेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, CaU में, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? तब ये जो कॉपर है, कॉपर क्या करे? कॉपर से हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? परित्याग हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन को इसमें मिक्स हो जाना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का परित्याग होता है, हाइड्रोजन को छोड़ा जाता है, ना कि ग्रहण किया जाता है। जब यहाँ से ये छोड़ देता है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? देखिए, और ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्रिया होती है ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ग्रहण हो जाता है। मतलब कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का परित्याग किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया हमने क्या बताया? दूसरी हमने बताया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए, रिडक्शन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है व ऑक्सीजन का परित्याग किया जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सेम उपचयन का उल्टा अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन का परित्याग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का परित्याग हो रहा है, मतलब उल्टा हुआ ना। तो यही उल्टा जो, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं, उपचयन की उल्टी प्रक्रिया को, यानी कि विलोपन प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? CaU कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जब इसमें मिलाया गया तो ये हाइड्रोजन को ग्रहण ना करके क्या कर दिया? उसका परित्याग कर दिया। हाइड्रोजन को ग्रहण करने की वजह, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? यहाँ हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है। देखिए, हाइड्रोजन को परित्याग नहीं किया, यहाँ पे क्या हुआ? ये इसमें ऑक्सीजन भी मिल गया। ऑक्सीजन को क्या किया? ग्रहण कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन का परित्याग हो गया और हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया गया। ठीक, तो जब हाइड्रोजन का ग्रहण हो जाए तो वही क्या है? अपचयन प्रक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? परित्याग हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो अपचयन और उपचयन, जब किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वह अभिक्रिया
जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो यही हो जाता है। ठीक, जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण में देख लें। तो जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रहण तो नहीं हुआ, निकल गया आगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ? निकल गया। दोनों अभिक्रियाओं को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है। मैंने कहा उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है? ग्रहण होता है। यहाँ उपचयन हो रहा है और उसी की अभिक्रिया नीचे क्या कर दिया गया? उसी में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया गया। तो हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित किया गया तो देखिए हाइड्रोजन ग्रहण हो गया ना, तो यहाँ अपचयन की भी अभिक्रिया हो गई। अब दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ हो गई तो देखिए यही मैंने किया ना, जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं किसी एक ही अभिक्रिया में तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद उसी का मैंने दूसरा भी उदाहरण दे दिया है। देखिए यहाँ पे उसी का मैंने क्या किया? दूसरा उदाहरण भी दे दिया है। जिंक ऑक्साइड है और इधर क्या है? कार्बन है। तो जब हमने इनका अभिक्रिया कराया तो क्या हो गया? यहाँ पे देखिए जिंक से ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग हो गया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हमारी हो गई। उसी के साथ हमारी एक और क्या? हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो जाएगी। जब दोनों एक साथ हो जाती हैं तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। तो फिर हम इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसके आगे हमारी टॉपिक क्या थी? उपचायक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग। तो ये अब उपचायक किसे कहते हैं? उपचायक का मतलब जानते हैं? वह पदार्थ जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे उपचायक कहते हैं। वह पदार्थ जो क्या करता है? ऑक्सीजन का त्याग करता है, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देता है, उसे उपचायक कहते हैं। देखिए अभिक्रिया में मैंने बता दिया है उदाहरण देकर, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो जिंक का परित्याग कर देता है। जिंक ऑक्सीजन का क्या करता है? परित्याग कर देता है। इसलिए जिंक को हम क्या कहेंगे? उपचायक कहेंगे। सही है ना? जिंक ने क्या किया? अरे मैंने परिभाषा यही बताई, उपचायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो ऑक्सीजन का परित्याग करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है? परित्याग करता है, उसी को हम उपचायक कहते हैं। तो यहाँ जिंक है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो जिंक ने ऑक्सीजन का परित्याग कर दिया तो जिंक को क्या कहा जाएगा? उपचायक कहा जाएगा। उसी तरह से नीचे देखिए अपचायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो हाइड्रोजन का परित्याग करता है, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन का परित्याग करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब हाइड्रोजन का परित्याग जो करेगा वही क्या हो जाएगा? उपचायक, अपचायक हो जाएगा। उपचायक हो गया, अपचायक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड पर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कॉपर ऑक्साइड पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, लेकिन कॉपर उसे क्या करता है? हाइड्रोजन का परित्याग कर देता है, हाइड्रोजन को ग्रहण नहीं करता है बल्कि हाइड्रोजन का परित्याग कर देता है। इसलिए यहाँ कॉपर को क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन का परित्याग करता है उसे उपचायक, और वह पदार्थ जो हाइड्रोजन का परित्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम क्या करें? आगे की क्रियाएं करते हैं। देखिए आगे क्या हमारा? ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो जो ये ऑक्सीकरण है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने बता दिया है। वातावरण में धातु व खाद्य पदार्थों पर, वातावरण में यानी कि जो हमारा वातावरण है उसमें धातु व खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीकरण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब ये हानिकारक प्रभाव का मतलब खराब प्रभाव पड़ता है। तो वो खराब प्रभाव क्या होता है? देखिए धातुओं पर ऑक्सीकरण का दुष्प्रभाव संक्षारण कहलाता है। जो हमारी धातुएं होती हैं जब उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है तो वो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है यानी जो दुष्प्रभाव होता है उसे हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और ये जो हमारा दूसरी क्रिया है, देखिए
अब ये देखिए धातुओं पर जब हो गया तो संक्षारण कहलाया। अब ये संक्षारण कैसे होता है वो देखिए, जैसे कि लोहे में जंग लगना, जो लोहे में हमारा जंग लगता है ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण लगता है। जैसे अभी हम सरिया लेते हैं, सरिया या कोई लोहा अपने वातावरण में रख दें और वहां पे थोड़ी नमी हो, वहां पे क्या हो, थोड़ी नमी हो, अगर नमी में हम क्या करें उसे रख दें, रखने के बाद जब उसमें हवा लगती है और नीचे से नमी आती है, जब दोनों एक साथ उस पे लगती हैं तो उस पे क्या होती है, भूरे रंग की हल्की परत चढ़ जाती है। पहले हम जब सरिया लाते हैं तो चमकीली होती नहीं होती है, लेकिन जब वो कुछ दिन बाद हम उसे खुले वातावरण में रख देते हैं, उस पर ओस पड़ती है और हवा पड़ती है तो जानते हैं उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो वही जो भूरे रंग की परत चढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और जब वो जंग लग जाती है तो हमारी सरिया यानी कि जो धातु होती है वो खराब हो जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, पीतल का काला होना, जो हमारा पीतल का लोहा का लोटा होता है देखते हैं ना, जब उसमें हम पानी रखने लगते हैं, बहुत टाइम तक रखने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। क्यों काला पड़ने लगता है, क्योंकि वह वातावरण से ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करने लगता है, ऑक्सीकृत होने लगता है। वह ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करने लगता है। और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के साथ ही वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक, चांदी का रंग उतरना, चांदी का जो रंग होता है वो उतरने लगता है धीरे धीरे। चांदी जब नई होती है तो देखिए नई होती है तो चमकती रहती है, लेकिन जब वह क्या आती है, वातावरण में वायु के संपर्क में यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया में होती है, तब वो क्या हो जाती है, उसका रंग काला पड़ने लगता है और क्या हो जाता है, फीका हो जाता है, उतर जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, अब दूसरी क्रिया क्या है, ये ऑक्सीकरण की ही क्रिया है। ये भी क्या है, ऑक्सीकरण की ही क्रिया है। ये पहली क्रिया थी और ये दूसरी क्रिया है। दूसरी क्रिया पहले तो हमने धातुओं में बता दिया, अगर धातुओं में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लेकिन अब यही खाद्य पदार्थों में जब यही क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीकरण का दुष्प्रभाव विकृत गंधिता कहलाता है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोट्स को आराम से बना सकते हैं। क्रम वाइज हम पढ़ाते चल रहे हैं, क्रम वाइज आप नोट्स को बनाते चलिए, ठीक है। अब देखिए, जब ये हो गया विकृत गंधिता, जैसे वसा युक्त या तैलीय का मतलब जानते हैं, ज्यादा तेल डालकर जो चीजें बनाई जाती हैं, खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, जैसे कि आप पकौड़ी बनाते हैं, मछली बनाते हैं, या फिर आप पनीर बनाते हैं, ये सभी चीजें बनाते हैं ना, तो वायु की उपस्थिति में जब हम उसे भोजन को रख देते हैं, बहुत समय बाद जानते हैं वो क्या होता है, जब वायु की उपस्थिति में आ जाता है तो वो ठंडा होकर क्या होता है, गंध देने लगता है। एक अलग ही प्रकार की क्या करने लगता है, गंध करने लगता है, और भोजन हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है वो खराब हो जाता है। जैसे अभी हम कल शाम में नहीं, कल शाम की बात छोड़िए, आज सुबह में अगर हम भोजन बना के शाम में रख दें तो देखते हैं वो उबलने लगता है, उसमें से पानी टाइप निकलने लगता है। तो क्यों निकलने लगता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण विकृत गंधिता का दोष आ जाता है उसमें। और वो क्या होता है, जैसे कि कल का भोजन हमने आज रखा है तो वो बासी कहते हैं ना हम देसी भाषा में, बासी हो गया भोजन। भोजन बासी नहीं होता है, भोजन क्या होता है, बासी नहीं होता है, भोजन खराब नहीं होता। लेकिन जब उसको क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जब उसमें हवा लगने लगती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होने लगती है, तब जाके हमारा भोजन क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, भोजन खराब हो जाता है। हमारा भोजन कैसे खराब होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण जब हम उसे वायु की उपस्थिति में रखते हैं ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है वायु से क्रिया करके। ठीक, तो इससे बचने के उपाय देखिए, आइए इससे बचने के उपाय थोड़ा बता दे रहे हैं। संक्षारण से बचने के उपाय। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, जानते हैं। लोहे की चीज को अगर हमें बहुत समय तक रखना है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, तेल या ग्रीस लगा कर, कहते हैं ना,
ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर पहला, और दूसरा तेल लगाकर, तेल लगाकर, तीसरा पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, चौथा वायु की उपस्थिति से, वायु की उपस्थिति से दूर रखकर, इतनी तो बहुत हो गई आपके लिए। देखिए ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, पेंट लगाकर और वायु की उपस्थिति से दूर रखकर, यानी कि हम जंग लगने से, धातु को जंग लगने से, या पीतल को पीतल में कालापन आने से, चांदी में कालापन आने से, मतलब बहनों को बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वायु की उपस्थिति से या तो उसे दूर रख दें या तो फिर क्या करें, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग कर लें। और एक होता है विकृत गंधिता, बताया था मैंने, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, से बचने के उपाय, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय है वायु रोधी पात्र में रखा जाए खाद्य पदार्थ को। ये तो धातु के लिए था, ये क्या था, धातु के लिए, ये किसके लिए है, खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन के लिए। ये किसके लिए है, भोजन के लिए है। तो वायु रोधी पात्र में रखकर, वायु रोधी पात्र में रखकर, मतलब भोजन को ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे वायु ना पहुंचे। दूसरा वायु रोधी हो गया। हाँ, दूसरा जैसे देखिए चिप्स की पैकेट है, चिप्स की यहाँ पे देखिए, दूसरा ये देखिए ठंडे स्थान पर रखकर, ठंडे स्थान पर रखकर, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अरे ठंडे स्थान का मतलब हम फ्रीज में रखते हैं भोजन को, तो हमारा ज्यादा समय तक भोजन बचा रहता है। ठीक, वायुरोधी पात्र में रखकर, ठंडे स्थानों पर रखकर। और तीसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में रखकर, उपस्थिति में रखकर। अभी देखिए हमारी जो पैकेट की चीजें आती हैं, दुकान पे देखते हैं तो हमारा आता है बिस्किट, आता है चिप्स, आती है नमकीन, आती है, पैकेट में वो खराब तो नहीं होती है, जबकि वो भी तो खराब हो जानी चाहिए। हम घर पे बनाते हैं तो हमारा घर पे कल आज बनाए कल खराब हो जाता है, लेकिन पैकेट में रहता है तो महीनों नहीं खराब होता, सालों नहीं खराब होता है। क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन निकाल कर उस पैकेट में क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जब वहां भर दिया जाता है तो वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो कोई भी खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। इन सभी चीजों से कैसे बच सकते हैं, तो ये देखिए नियम है यही, ये संक्षारण हो गया और ये विकृत गंधिता हो गया। और इसी तरह से हमारा पहला लेसन जो रसायन विज्ञान का हाई स्कूल का है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।